ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू मेरा क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो साइंस की सिलेबस है, यानी कि साइंस का एग्जाम पैटर्न कैसे टर्म 1 और टर्म 2 सीबीएसई का होगा, हम उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि उनको तो टर्म 1 टर्म 2 टर्म का सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न लगभग सबको पता होता है, बट पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पढ़ना क्या है सब बताते हैं, क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एकेडमिक एग्जाम जो होता है उसमें आपको मतलब एक पार्टिकुलर पिंक पॉइंट अटैक की आवश्यकता होती है, यानी कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में जब तक आप पिंक पॉइंट नहीं जानिएगा कि इसका प्रो क्या है, इसका कॉन्स क्या है, इसका आउटकम क्या है, इतना अगर हम पढ़ेंगे तो इससे फायदा क्या है, तब तक आप सही से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सीबीएसई जो क्लास 10th है उसका 11 2021-22 का जो साइंस का सिलेबस है, उस सिलेबस को थोड़ा ब्रॉडली थोड़ा पढ़ने का कोशिश करते हैं, और जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में बहुत फायदा हो। तो जैसे कि हम आपको बता दें, ये जो मेरा क्लास यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी जो लेक्चर होते हैं, वीडियो लेक्चर के जरिए आप लोगों के बीच हम आते हैं, रूबरू होते हैं। और जो भी आप लोगों को ऐसा कुछ भी अगर पूछना होता है तो आप लोग कंटिन्यूसली इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल में के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, साइंस का हम सिलेबस शुरू करेंगे। साइंस के बारे में आपको पता होगा कि क्लास 10th में जो साइंस है वो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस होगा, जिसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी जमा करना पड़ता है स्कूल में, जिसको एज ए सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। और एग्जाम भी देना पड़ता है, जो कि बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा विभिन्न सेंटर पे कंडक्ट करवाई जाती है, उस पर देना पड़ेगा। इस बार कोविड पेंडेमिक के कारण एग्जाम को दो टर्म में बांट दिया गया, मिड टर्म फर्स्ट, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 एमसीक्यू टाइप होगा और टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो हम आप लोगों को बस शुरू करते हैं, देखते हैं सिलेबस क्या सब होगा। तो जैसा कि देखिए कि क्लास 10th का सिलेबस में है क्या कि टर्म 1 टर्म 2 ये कंबाइंड ब्रॉड सिलेबस है। तो ब्रॉड सिलेबस में क्या है कि आप देखिए कि टोटल 80 मार्क का आपको एग्जाम देना पड़ेगा बोर्ड के द्वारा, जो सेंटर बनाया जाएगा उस पर, जहां भी सेंटर होगा। 40 मार्क टर्म 1, 40 मार्क टर्म 2 में। 50-50 मार्क का एग्जाम होगा, जिसमें 20 मार्क आपको असाइनमेंट जमा करने में, स्कूल में जो एक तरह से कह दे सकते हैं कि आपको 20 मार्क ना स्कूल के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? स्कूल के द्वारा जो जमा किया जाता है उसमें आपको 20 मार्क मिलेगा। और स्कूल में असाइनमेंट जमा करना पड़ता है, जिसमें कि आपको 5 सेक्शन से टोटल क्वेश्चन जो आएगा साइंस में 5 सेक्शन से आएगा। और किस सेक्शन में कितना उसका वैल्यू है हम उसके बारे में बताते हैं। और ये जो मतलब हम पीडीएफ लाए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट लाए, ये ऑफिशियल साइट से ही एब्स्ट्रैक्ट करके लिए हैं, ये किसी की कमेंट्री नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, गूगल करते होंगे तो उस पर आपको कमेंट्री दिखता होगा, ये करना ये, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल ट्रस्टेड के थ्रू हमको पढ़ना है। और पिंक पॉइंट, और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को थोड़े कम समय में, जितना समय बचा उस समय में मैथ, एसएसटी और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट का पूरा ब्रॉड तो नहीं, बट उतना नॉलेज दे कि आप 90 एबव मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। टॉपर किसी के हाथ में नहीं है, वो हम बना नहीं सकते, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, बस 90 एबव मार्क आपको दिलवा सकते हैं। और मेरे द्वारा बताए गए में लगभग क्वेश्चन आपको आएगा इसी चैनल पे। फिलहाल हम साइंस से शुरू करते हैं। तो वैसे भी हम भी एक स्टूडेंट कम टीचर हैं, हम खुद भी पढ़ते हैं, और मेरा भी 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपीएससी का। तो सो दैट हम कोशिश करते हैं कि अपने छोटे भाइयों सबके लिए, भाइयों बहनों के लिए कुछ कर दें। आप शायद हमसे छोटे ही होंगे। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसमें केमिकल सब्सटेंस और नेचुरल बिहेवियर है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस जो होता है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट इसका है। इस फर्स्ट यूनिट में 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इस यूनिट में कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इस यूनिट से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड यूनिट जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होगा? इसके लिविंग से रिलेटेड। फर्स्ट जो यूनिट है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, तो इसमें आपको एसिड बेस, साल्ट और सॉलिड के केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल इक्वेशंस होता है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्यों हम बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते
करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जबकि लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग नेचुरल फिनोमेना जो होगा, इसमें नेचुरल फिनोमेना में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, करंट के बारे में। तो सेकेंड यूनिट जो है 23 मार्क का है वो लिविंग वर्ल्ड में। तीसरा यूनिट जो है नेचुरल फिनोमेना जो 12 मार्क का आपको पूछा जाएगा। तीसरा जो इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क का होगा। इसी इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में किस यूनिट में कितना और किसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग 7 मार्क का पूछा जाएगा। तो टोटल जो ओवरऑल जो क्वेश्चन है, टोटल 80 मार्क का एग्जाम आपको बोर्ड के द्वारा कंडक्ट जो सेंटर होगा वहाँ पे जाके देना पड़ेगा। और 20 मार्क आप जिस स्कूल में है, जिस कॉलेज में है, हाँ सेकेंडरी स्कूल जो भी है आपका, वहाँ पे आपको स्कूल में जो आप असाइनमेंट जमा कीजिएगा, वहाँ लैब मैनुअल प्रैक्टिकल जो भी होगा उस आधार पे आपको 20 मार्क स्कूल प्रोवाइड करेगी। तो टोटल ग्रेड जो होगा 100 मार्क का होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और देखिए इसमें जो होगा कि टर्म 1 जो होगा, टर्म 1 के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देते हैं। टर्म 1 जो होगा MCQ टाइप होगा। टर्म 1 क्या होगा? MCQ टाइप होगा। और MCQ टाइप में टोटल जो मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर आएगा, तो टर्म 1 में जो फर्स्ट जो यूनिट होगा उसमें केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, इस यूनिट का नाम है फर्स्ट यूनिट का। और इसमें से जो चैप्टर आएगा, चैप्टर 1, 2, 3, कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं इसमें से? चैप्टर 1, 2, 3 आप लिख लीजिए। उसके बाद जो टर्म 1 का जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर 6 से आएगा। और कितना मार्क आएगा? 10 मार्क का। टर्म 1 में जो केमिकल सब्सटेंस वाला है उसमें चैप्टर 1, 2, 3 से 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और लिविंग वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है इस चैप्टर 6, जिसमें आपको रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उस चैप्टर से आपको 10 मार्क का आएगा। उसके बाद नेचुरल फिनोमेना यूनिट जो है, उस यूनिट में चैप्टर 10 और 11 जो है उससे 14 मार्क का आपको पूछा जाएगा। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर बता रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 और 10 और 11 है, उसमें से 14 मार्क का पूछा जाएगा। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो टर्म 1 के लिए आप जमा कीजिएगा, उसमें 10 मार्क इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। टोटल 50 मार्क का एग्जाम होगा टर्म 1। अब चलिए हम टर्म 2 के बारे में देखते हैं। टर्म 2 में क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। MCQ टाइप में इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जैसा कि इसका हम थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं, क्योंकि इस स्लाइड में थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है टेक्निकल ग्लिचेज के कारण या जो भी हो। तो टर्म 2 का जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल फिनोमेना, उसमें चैप्टर 4 और 5, टर्म 1 में 1, 2, 3 पूछा जाएगा। और टर्म 2 में चैप्टर 4 और 5 जो 10 मार्क का होगा। दूसरा यूनिट जो है लिविंग वर्ल्ड में, उसमें से चैप्टर 8 और 9 से 13 मार्क का पूछा जाएगा। इफेक्ट ऑफ करंट जो है इसमें से 12 मार्क का पूछा जाएगा। टोटल 12 मार्क का चैप्टर इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसमें से चैप्टर 13 और 12 और 13 से 12 मार्क का पूछा जाएगा। और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो है चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें से 5 मार्क का पूछा जाएगा। और टोटल इसमें से 40 मार्क का पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद ना टोटल 50 मार्क का हो गया। तो यानी कि अगर आप देखिएगा, अगर आप टोटल ओवरऑल देखना चाह रहे हैं, तो देखिए टर्म 1 जो है, टर्म 1 से 40 मार्क का आपको बोर्ड में एग्जाम होगा, जहां बोर्ड सेंटर देगी। और 10 मार्क स्कूल में जो असाइनमेंट जमा कीजिएगा उसमें होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे टर्म 2 की बारी आती है, तो टर्म 2 में आपको भी वही सेम होगा कि 40 मार्क का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो बोर्ड के द्वारा सेंटर होगा। टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, टर्म 1 MCQ टाइप होगा। और साथ में क्या होगा कि 10 मार्क का असाइनमेंट होगा। तो ये टोटल यहाँ का टोटल क्या है, इस तरह का एग्जाम पैटर्न है। चलिए आप ब्रॉडली सिलेबस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है उसका क्या केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर्स है। फर्स्ट यूनिट क्या है? केमिकल सब्सटेंस और नेचुरल बिहेवियर है। इसका जो थीम है, यह यूनिट हमको क्यों CBSE पढ़ाना चाहता है,
इसका थीम क्या है, तो मटेरियल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। यानी कि फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल, इसके अंतर्गत आप लोग क्या पढ़िएगा, केमिकल रिएक्शन। हम ओवरऑल सिलेबस बता रहे हैं, ये नहीं कि टर्म 1 का पार्टिकुलर टर्म 2, जितना टोटल आपको पढ़ना है उसके बारे में ओवरऑल सिलेबस बता रहे हैं। बता दिए किस मार्क्स में 1 2 3 किस में आएगा, टर्म 1 में 4 5, टर्म 2 में इस यूनिट से आएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सब चैप्टर आएगा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट सेकेंड चैप्टर, एसिड बेस एंड साल्ट थर्ड चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल्स। एसिड बेस और साल्ट में केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़िएगा आप, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। एसिड बेस साल्ट से पढ़ना है कि कौन सा एसिड होगा, बेस होगा, लिटमस पेपर कैसे फंक्शन करता है, मतलब पोटेंशियल आयन, हाइड्रोजन पोटेंशियल यानी कि पीएच वैल्यू क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, डाइल्यूट कैसे करेंगे, कंसंट्रेट कैसे करेंगे, शायद ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे आगे आपको पता चलेगा। मेटल और नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप लोग 8 में भी पढ़े होंगे, जो मेलेबल होता है, डक्टेबल होता है, उसको मेटल कहते हैं, लेकिन इसे यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ पढ़िएगा। जैसे कि किस तरह से पढ़िएगा कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है वो मेटल होगा, जिसका 4 5, इसका मतलब एक प्रो लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा, नूब लेवल नहीं, प्रो लेवल का पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अगर आप लोगों को हमको अगर जहां तक होगा प्रो एडवांस लेवल तक आपको नोमेनक्लेचर भी बता देंगे, ताकि आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आपके मेरे द्वारा बताए गए हर एक टर्म में से आपको क्वेश्चन आएगा। एक भी टॉप क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए में से शायद बाहर नहीं जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे पूरा पढ़ाने का, चाहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हो, चाहे मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसका एनालिसिस हो, सबको मर्ज करके हम जैसे ऐसा करके पढ़ाएंगे कि हमको खुद एग्जाम देना है, उस आधार पर पढ़ाएंगे। और इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो मेरा इसमें फायदा है कि मेरा भी यूपीएससी में साइंस एंड टेक पूछा जाता है, तो वो भी मेरे लिए फायदामंद हो जाएगा, तो दोनों के लिए फायदामंद होगा। ये मत सोचिए कि हम आपका एक बड़े भैया की तरह जो समझिए उसके तरह हम हेल्प आपको कर देंगे। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मेंडलीव का आवर्त सारणी आने से पहले डेवर्नियर का आया, ऑक्टेव का आया, कैसे वो संगीत के थ्रू बनाया, कैसे एवरेज उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके रिगार्डिंग हम लोग सब बात पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है। हम मिक्सचर सॉल्यूशन और इसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर सॉल्यूशन कंपाउंड में क्या अंतर होता है। हम देखेंगे कि जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देते हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जैसे A प्लस बी मिलके सी बना दे तो यही केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ जो होता है कि रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है, H2O बनाता है, यानी वाटर बनाता है। तो ये जो वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, फ्लेमिंग में सपोर्ट करता है। वाटर क्या होता है, एक फायरिंग स्ट्रिंग होता है, यानी कि जलने वाला। वह हाइड्रोजन क्या है, जलने वाला, जलाने वाला, आग बुझाने वाला बन गया। तो इस टाइप का जो चीज होता है उसको बोलते हैं केमिकल कंपाउंडेबल। इस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा, और ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते वर्ड इक्वेशंस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बारे में इधर जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर जो होता है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। बट इसमें भी अगर आप लोग देखिएगा कि थोड़ा बहुत ना होता क्या है कि जब आप जैसे कि अमोनिया सब बनाइएगा, अमोनिया सब बनाइएगा, N2 प्लस H2 गिब्स क्या देता है, NH3 देता है। तो यहाँ पे जो NH3, जस्ट सेकेंड आप वेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत मतलब टेक्निकल ग्लिचेस, उतना मत टेंशन मत लीजिए, आपको पढ़ने से मतलब है। आपको यहाँ ना वन ऑफ द बेस्ट थिंग मिलेगा। ऐसा थिंग कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आप एक मतलब सोच नहीं सकते कि आपको हम क्या देने वाले हैं, मतलब, और वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो N2 प्लस H2 क्या होता है, NH3 देता है। ये क्या देता है, NH3 देता है। तो इस टाइप के रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, इधर रिएक्शन जैसे तुरंत रिएक्शन क्षेत्र से अमोनिया को नहीं हटाइएगा तो तुरंत वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाता है। और ये जो सिंबल देख रहे हैं, अगर हम H2 प्लस O2 का देखें तो ये क्या देता है, H2O देता है। तो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या अंतर, इस रिएक्शन में आप तो इसको, इस रिएक्शन में शायद यहाँ क्यों नहीं हो रहा,
इस रिएक्शन में आप तो इसको तो मान सकते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बट ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा कि अगर हम इसको तुरंत नहीं हटाएंगे रिएक्टेंट, तो ये फिलहाल तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, फिर ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन कन्फ्यूजन को सॉल्व करते हुए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी थोड़ा बहुत सिखा देंगे, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो मतलब प्रो लेवल का, नूब लेवल का नहीं, प्रो लेवल का आपको पढ़ाई मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि आप पढ़िए, मतलब एक तरह से खुद में फील कीजिएगा कि हम साइंस पढ़े हैं। देखिए पहला हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, हम बैलेंस क्यों केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे कि उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, कैसे उसमें हम फिजिकल स्टेट लगा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस के केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 9th में पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, यानी तो 11th में आप लोग पढ़िएगा आगे चल के। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो जब मास ना तो बनता है ना निर्माण होता है, तो केमिकल इक्वेशन में भी यही होगा। और केमिकल इक्वेशन कहाँ आकर होता है, जहाँ केमिकल चेंज होता है। कहाँ केमिकल चेंज कहाँ होता है, जहां उसको आप इजीली रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब तमाम बातों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब सोचिए ना, आपको जीनियस बना देंगे कम समय में ज़्यादा इफर्ट। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद प्रिसिपिटेशन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन बताएंगे कि कैसे लैब के थ्रू, लैब में ले जाके न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे। HCl को कैसे हम डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, एसिड और बेस मिला के कैसे साल्ट बनाते हैं, इतना कुछ बता सकते हैं। बट इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ना लाइक कीजिए, ना शेयर कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं कहेंगे करने, सिर्फ आप वीडियो देखिए और जो आपको लगे कि अच्छा है उसको उस तक पहुंचा दीजिए, चाहे डाउनलोड करके हो, जैसे भी हो, क्योंकि हमको किस सबसे कोई लेना देना नहीं, आप लोगों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, इस चैप्टर में पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, बस समझ लीजिए, छुटकू सा चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड एंड बेस और साल्ट में तीनों टर्म का डिफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, कैसे एसिड से बेस बनता है, कैसे बेस से साल्ट बनता है, एसिड बेस साल्ट लिटमस पेपर पे कैसे उपयोग होगा, लाइकेन से कैसे, लीचेन से कैसे लिटमस पेपर बनाएंगे, टर्मरिक को कैसे यूज करेंगे, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद H+ आयन, OH- आयन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो हम बताएंगे, हम है तो टेंशन कह लेते हैं। उसके बाद इसका जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कैसे वो मिलेबल होगा, डक्टेबल होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये सब टोटल चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल और उसका यूजेज पढ़ेंगे, क्या क्या उसका यूज होगा। ये सिलेबस है, पढ़ना है, ये पढ़ना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे, उसका डायमेंशन पढ़ेंगे, लॉन्गिरिथम पढ़ेंगे, लॉग एक्स का वैल्यू शायद उतना कहिएगा तो बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लॉग एक्स का वैल्यू रिक्वायर नहीं है, हमको भी लगा था नहीं है होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ pH का एवरीडे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि एसिड हो तो उसको चख के देखेंगे कि खट्टा है, पता चलागा कि एसिड देखने के बजाय HCl को चख लिए, पेट में चल गया। वैसे हमारे बॉडी के अंदर म्यूकोसा लेयर हो तो वहाँ से तो HCl निकलता है, बट वहाँ पे अलग प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कि कैसे मैग्नेटिक साल्ट बेस, ये सब बताएंगे कैसे सॉल्व। उसके बाद बैलेंसिंग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताएंगे, बेकिंग सोडा के बारे में बताएंगे, बेकिंग सोडा के बारे में बताएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बता देंगे, मन करेगा तो जिप्सम के बारे में बता देंगे, आप लोगों की इच्छा हो तो कॉमन साल्ट सब, रॉक साल्ट सब बनवा देंगे, लैब में करवा सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। बट समय कम है और आप लोगों को टॉपर बनाना है, पता चले कि मेरा क्लास आप लोगों को टॉपर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट मेटल एंड नॉन मेटल्स है। मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जो डक्टेबल होता है मेलेबल होता है, मेटल होगा, जो डक्टेबल मेलेबल नहीं होता तो नॉन मेटल होता। तो आप जाइए किसके पास, सोडियम के पास, सोडियम को डक्टेबल करिए, पता चला ब्लास्ट हो गया। तो इन सब समस्या को समाधान करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका होगा, वैलेंस बॉन्ड, कंडेंसिंग बॉन्ड, मतलब एक प्रो लेवल का, मतलब पिंग पॉइंट, आपको ना प्रो बनाना है साइंस के लेवल का बादशाह। नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, रेसिडिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, आयनिक कंपाउंड देखेंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए लीजिए, आप लोग इतना सुन के क्या कीजिएगा, कहेगा मास्टरवा, खाली मास्टरवा मत बोलिएगा, भैयारी बोलिएगा, ये खाली सुनाता है। जैसे देखिए सोडियम, शायद ये यहाँ पे क्यों नहीं लिखता, Na+Cl, ये गिब्स क्या देता है, NaCl देता है। ये जो NaCl है ये क्या,
एक मेटेलिक कंपाउंड है ये NaCl, क्या सॉरी एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि Na+ होगा, Cl- होगा और ये मिलके NaCl बनाती है। आगे चल के आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्डिंग केमिस्ट्री पढ़िएगा 11th में मेरे पास, तो बता देंगे आपको, पढ़ना होगा। अगर उससे पहले IAS बन गए तब तो शायद देश को चलाना पड़ेगा। आई होप रह गए तो पढ़ा देंगे, क्या लगेगा मेरा। उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल बेसिक उसके बाद मेटलर्जी बता देंगे, कैसे मतलब कांस बनेगा, कॉपर टीन बने, स्टील बनेगा, इस्पात सब बनवा के दिखा देंगे। उसके बाद ब्रोंज कैसे बनता है, इन सब के बारे में बता देंगे आप लोगों को। बेसिक मेटलर्जी बता देंगे, कोरिजन बता देंगे, प्रिवेशन बता देंगे। जैसे कि मेटलर्जी में आपको बता देंगे कैसे ओर से हम मेटल का निकालते हैं, हाइड्रोजन का, बॉक्साइड का। हाँ, उसके बाद तांबा का जितना भी होगा और जो भी होगा NCERT, फुल्ली NCERT आपको घुसवा देंगे माइंड में विद कॉन्सेप्ट। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 19वीं सेंचुरी तक तो सबको पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम सिर्फ नेचर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन व्हीलर आया, यूरिया बना दिया। यूरिया बना के क्या किया, एक ऐसा अच्छा काम कर दिया कि सब लैब में बना रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमको प्लास्टिक है, पॉलीमर है, ये सब नहीं मिल पाता। थैंक टू व्हीलर जो लैब में जाके यूरिया बना दिया। और यूरिया बनने के बाद आज जो देख रहे हैं आप, जितना कुछ देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीमर है, उसके बाद प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब जो आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये कहाँ से आता है? इन्हीं के बदौलत। और कार्बन का कंपाउंड में क्या होता है? इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन में। बता देते हैं थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जानिए लीजिए, जब पढ़ना ही है तो आज नहीं तो कल तो जानना ही, थोड़ा बहुत जान लीजिए। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जैसे देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन 6 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s 1s2 2s2 2p6, इतना दूर नहीं जाएगा, हम थोड़ा ज़्यादा ही दूर चल गए। तो छुटकू सा इसका कॉन्सेप्ट होगा, अरे 1s2 2s2 2p6 नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा 1s2 2p2। तो देखिए 2p2 होगा, 6 हो गया। इसका बैलेंस बॉन्ड बताइए, बैलेंस OMO बताइए। इसका OMO क्या है, 2 है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो उसका बैलेंसी नहीं, कोवैलेंसी निकलता है। इसका क्या निकलता है? कोवैलेंसी 4 बनता है। इसलिए ये क्या होता है, होना चाहिए मेटेलोइड, लेकिन इसमें एक्सेप्शन के कारण ये क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल होता है। होना चाहिए इसको मेटेलोइड टेक्निकली, बट ये नॉन मेटल होता है। और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी में पढ़ेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, हिला देना है, टेंशन मत लीजिए। बशर्ते आप इस चैनल को पर लगे रहिए, यहाँ पे आपको दुनिया तो नहीं बट आपका पढ़ने का तरीका बदलवा देंगे, आप जीनियस बन जाइएगा मेरे हिसाब से। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। होमोजेनस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। होमोजेनस सीरीज क्या होता है? 2H लग के बन जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेंस। जैसे देखते हैं ना क्या, ये देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे CH4 हुआ, इसको क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। C6H 1214, इसका क्या होगा? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेन, हेक्सेन, इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। इसी में मान लीजिए कि CH3OH हो गया, इसको क्या बोलेंगे? मेथो OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। R बॉन्ड के बारे में बताया, सब कुछ आपको बताएंगे, बस टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ते रहिए। ये टोटल केमिकल। उसके बाद आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे। हेलोजन क्या होता है? हेलोजन होता है OH ग्रुप होता है, ROH आता है, हेलोजन ROH आता है। उसके बाद कीटोन आया, एल्डिहाइड आया, एल्कीन आया, एल्काइंस आया। डिफरेंट बिटवीन द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर बताएंगे। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के बीच में अंतर बस यही होता है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड पूरा भरल रहेगा। अनसेचुरेटेड में क्या होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। कोवैलेंट बॉन्ड जब बताएंगे तो उसी में डबल ट्रिपल के बारे में बता देंगे क्या होता है।
उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बता देंगे, ये कैसे कंबल्सन होता है, इसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इसमें एडिशन कैसे होता है, सब्सटेंस रिएक्शन कैसे होगा, इथेनॉल क्या होता है, एथेनोइक एसिड क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, सोप और डिटर्जेंट सब के बारे में सब कुछ बता देंगे आपको। तो केमिस्ट्री पूरा ओवरऑल खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं बायो के बारे में। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा जल्दी बताना होता है। उन्हें एक और बचा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों जरूरत पड़ा क्लासिफिकेशन का। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं करते तो अभी तक 120 के लगभग तत्व मिल गया है, और सबके बारे में पढ़ना, सबके कंपाउंड के बारे में पढ़ना, पता चलता है कि 100 साल तो बीत गया इसी में। तो इसलिए सबको एक ग्रुप में बांट दे। जैसे आप ही के स्कूल में देखिए, स्कूल में अगर बच्चा को ग्रुप बाय ग्रुप में नहीं बांटा जाए तो पता चला कि 1 क्लास का बच्चा एक जगह, LKG का बच्चा एक जगह बैठा है, और 12th का बच्चा एक जगह बैठा है। तो उसमें क्लास बाय क्लास, सेक्शन बाय सेक्शन होता है ना, उसी आधार पर तत्वों को हम लोग बांटते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या अटेम्प्ट लिया गया क्लासिफिकेशन करने का। उसके बाद डेबर्नियर का ट्रिपलेट थ्योरी देखेंगे। डेबर्नियर का ट्रिपलेट थ्योरी क्या था, उसने बताया कि दो चीज़ का जैसे मीन होता है ना, दो चीज़ का, जैसे मान लीजिए एगो तत्व ये है और दूसरा तत्व ये है, C है, तो इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा, मीन निकलेगा, तीसरे के बराबर होता है। ये बहुत बताया था ट्रिपलेट थ्योरी। उसके बाद ऑक्टेव आया था, ऑक्टेड आया था, और संगीत के स्वर के तरह उसको तो संगीत ही दिखता था, सारे गामा पदनी करके जिस प्रकार आता उसी तरह आया। उसके बाद न्यूलैंड का आया, मेंडलीव का पीरियोडिक लेवल लॉ आया। मेंडलीव क्या बोला था, मास का, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो बनाया था पीरियोडिसिटी। उसी ने पीरियडिक टेबल का एक्चुअल में डिस्कवरी वही किया था, वही पीरियड और ग्रुप में पहली बार बांटने का कोशिश किया। उसके बाद मोजले आया, मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया। उसके बाद उसका ग्रेडेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या लॉ है, वैलेंसी पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मेटेलिक नॉन मेटेलिक के अलावा आपको मेटेलॉइड प्रॉपर्टी भी बता देंगे, आपको पीरियोडिसिटी भी बता देंगे, आपको मतलब रेडियस रेशियो जो भी पढ़ना होगा सब कुछ बता देंगे, टाइम रहा तो। वैसे 11th में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड यूनिट जो है द लिविंग वर्ल्ड में। द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या, हार्मोन सब के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइफ कैसे बिगिन हुआ। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में दो टाइप का होता है, केमियोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है। केमियोसिंथेसिस कैसे होता है, मरीन सब में होता है, जहाँ पे पानी, सूर्य सनलाइट नहीं जा पाता, ऑर्गेनिज्म पर आता है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट के थ्रू होता है। हेटेरोट्रॉपिक का भी सेफ्रोफाइटिक होता है, होलोजोइक होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम, रिस्पायरेशन क्या होता है, हम लोग जो बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ATP फॉर्म, ADP फॉर्म, उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। उसके बाद हम एक्सक्रेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे, प्लांट में कैसे एक्सक्रेशन होता है, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल में एक्सक्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट का कैसे ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फल पकता है, कैसे उसमें वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज का डेवलपमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में पढ़ेंगे, कैसे इन एनिमल में हार्मोन, गुस्सा, एंगर, सेक्सुअल इन्हेनेंस, ये सबको, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद ग्लैंड सबके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको, हाँ, हम अभी बोल रहे हैं तो आपके अंदर फीलिंग हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, कैसे मेरे ब्रेन तक आवाज़ पहुंचता है, तो नर्वस सिस्टम के थ्रू न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वॉलेंट्री और नॉन इनवॉलेंट्री मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी क्रिया जो मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से नहीं होती। जैसे आप हार्ट को नहीं बोल सकते रुक जाओ, लेकिन हैंड को बोल सकते हैं रुक जाओ, माउथ को बोल सकते हैं चुप हो जाओ, जैसे हम हो गए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलैक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग एक्शन करने के बाद रिलैक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, एनिमल में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टेस्टिस से जैसे स्पर्म बनेगा, क्या हार्मोन होगा, कैसे कोई वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है। वैसे एनिमल में वेजिटेटिव फेज नहीं होता, वेजिटेटिव फेज तो सिर्फ प्लांट में होता। यही सब है, कैसे बढ़ जाता है, कोई आदमी छोटा मोटा रहता है, वही बात है। रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट पढ़ेंगे, दोनों एसेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद ओविपेरस, विविपेरस का भी कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। एसेक्सुअल में बाय ब्रीडिंग, बाय मल्टीपल, बाय फ्रेगमेंटेशन सब मेथड पढ़ेंगे।
एसेक्सुअल में हम लोग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के द्वारा होता है। आपको पता होगा कि एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, एंथर होता है और ओवरी होता है। एंथर को प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, जबकि ओवरी को प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं। फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ओवरी ही आगे चल के फ्रूट बनता है, ओविडक्ट थैलामस जो होता है सीड बन जाता है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, उसके पोलन ग्रेन पोलन चैम्बर के अंतर्गत होता है। सेल्फ पोलिनेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सब कुछ बता देंगे। हेल्थ बता देंगे, उसके बाद मेथड बता देंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए हम लोग कैसे क्रॉपर्टी करते हैं, कैसे मतलब क्या सब जो भी होता है, मतलब निरोध सबका उपयोग करते हैं, उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद सेक्स के बारे में बताएंगे, वर्सेज HIV एड्स सबसे बचने के लिए बताएंगे। ब्रिंग द ह्यूमन हेल्थ को कैसे बताया जाता है, एनीमिया सबका गोली देके उसका बॉडी लेवल सब जो भी जैसा भी होता है उसके बारे में हम लोग टोटल चीज़ पढ़ेंगे। हेरेडिटी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इंसान से चुटकुसा इंसान से बढ़ते बढ़ते आगे इवोल्यूशन हुआ। रामापिथिकस आस्थेलोपिथिकस से आज हम लोग ह्यूमन मानव कैसे बन गए, सुपर वुमेन कैसे बन गए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मेंडल का लॉ पढ़ेंगे कि कैसे वो मटर के पौधे से लंबा छोटा करके कैसे वो निकाला, उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन पढ़ेंगे, कैसे मतलब कहते मेल का सेक्स क्रोमोजोम, क्रोमोजोम दो टाइप का होता है, एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, एक ऑटोजोम होता है। कैसे फीमेल बॉडी में मौजूद जो सेक्स क्रोमोजोम XX होता है वो मेल सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई सपोर्ट नहीं करता, जबकि मेल का जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में सपोर्ट करता है, क्योंकि मेल के पास की जो ऑटोजोम होते हैं 22+X जो गैमीट में सेपरेट होता है वही सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वही इवोल्यूशन कैसे इंसानों का इवोल्यू करा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आ गया नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहले देखेंगे, उसके बाद कर्व सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद सेंट्रल कर्वेचर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस लेंथ, मिरर फार्मूला वही 1/v। इसका डेरिवेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेरिवेशन सब नहीं करेंगे, उस सिंपल सा चीज़ पढ़ेंगे। मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का लॉ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है तो किस प्रकार बेंड होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या यानी कि साइन I बाय साइन R जो होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल जो तीनों होता है एक ही पॉइंट पे लाई करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्पेरिकल मिरर में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। स्पेरिकल लेंस में क्या होता है, स्पेरिकल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। फार्मूला ऑफ स्पेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ लेंगे। उसके बाद मैग्निफिकेशंस पढ़ लेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ लेंगे, फंक्शनिंग ऑफ लेंस पढ़ लेंगे। ह्यूमन आइज के बारे में देख लेंगे, कैसे कॉर्निया होता है, कैसे मतलब लाइट रिसेप्टर्स होता है, उसके बाद पढ़ लेंगे। उसके बाद विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर पढ़ लेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थ्रू प्रिज्म के बारे में देखेंगे, प्रिज्म से कैसे स्क्रेटिंग होकर लाइट 7 भाग में बढ़ जाता है। रेनबो के बारे में पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि एक प्रिज्म से लाइट गया दूसरे प्रिज्म में, ये लैब करके आपको दिखा देंगे, टेंशन क्या लेते हैं, जब हमें तो टेंशन क्या लेते हैं। उसके बाद डिपर्जन ऑफ लाइट पढ़ लेंगे, स्क्रेटिंग ऑफ लाइट पढ़ लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एवरीडे में, रोज के डेली लाइफ में क्या क्या इसका एप्लीकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं हाउ टू थिंक, हाउ थेम जो है हाउ थिंक वर्क, कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये 5वां यूनिट जो होगा उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या होता है, जब चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट से निकला, चार्ज बना, वह चार्ज रुका हुआ है, इलेक्ट्रोस्टेट, वह चार्ज चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट वही चार्ज और गुलाटी मार के घूम के जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। वो लूप में जो जब चार्ज आता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उसके बाद पोटेंशियल देखेंगे कि इनफाइनाइट में कोई चार्ज है, खींच के लाएंगे, उसको काम करना होगा, पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेंगे, करंट पढ़ लेंगे, ओम्स का लॉ पढ़ लेंगे, क्या होता है रेजिस्टेंस, सब के बारे में पढ़ लेंगे। रेजिस्टिविटी, फोकस ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, रजिस्टर लगा के देख लेंगे, क्या टेंशन, इसका एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, डेली लाइफ में क्या सब होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लेंगे, फिलामेंट बल्ब कैसे लगता है, सब कुछ देखना होगा, जो सब देख लेंगे। एप्लीकेशन डेली लाइफ में देख लेंगे, बल्ब कैसे पड़ता है। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेंगे,
इंटर रिलेशंस बिटवीन PVIR के बारे में पढ़ लेंगे, पोटेंशियल, उसके बाद जो भी सबके वोल्ट सबके बारे में रिलेशन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फील्ड होता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैरिंग करेंट कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फील्ड ड्यू टू कैरिंग करेंट क्वाइलिंग के बारे में पढ़ लेंगे, कैसे वो वायर लेंगे उसको क्वाइलिंग कर लेंगे इंसुलेटेड वायर से। उसके बाद फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे, इंट्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ भी पढ़ ही लेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC पढ़ लेंगे। उसके बाद एडवांटेज ऑफ AC और ओवर DC पढ़ लेंगे, कैसे AC के ओवर DC का एडवांटेज होता है। ज़्यादा बोलिएगा तो आपको भी टेस्टेड ब्रिज भी बता देंगे, बहुत कुछ बताने के लिए टेंशन क्या लेते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लेंगे, कैसे उसमें फ्यूज लगता है, MCB लगता है, कैपेसिटर लगता है, कैसे हम 3 प्लग लगा सकते हैं, 2 इन प्लग, जो भी पढ़ना होगा बोलते हो जाइए। उसके बाद पांचवा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल फिनोमेना, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे, आवर इन्वायरमेंट, मैग्नेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या सब पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, जैसे कि किस किस फॉर्म में, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक सोर्स है। उसके बाद मेन मेड है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बायोफ्यूल से कैसे होता है, फ्यूल से सोलर सेल कैसे निर्माण होता है, PN जंक्शन से, P टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से, बैटरी सेल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कन्वर्टेशन एंड कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, फोसिल्स फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मतलब क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोलियम, LPG ये सब पता निकाल सकते, खटाक सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बायोगैस के बारे में, विंड के बारे में, वाटर के बारे में, टिंडल इफेक्ट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें दोनों आपको पढ़ा देंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों के बारे में पढ़ा देंगे। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों के बारे में बता देंगे। सन का एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देंगे, क्योंकि फ्यूचर इसी पे है। रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बता देंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी होगा उसके बारे में बता देंगे। हमारा इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इन्वायरमेंट जानवे करते हैं, आपके चारों ओर जो बायोटिक कंपोनेंट है सबको हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोसिस्टम के बारे में बनाएंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, ओजोन डिप्लेशंस जो है, कैसे हम बताएंगे कि UV रे को ओजोन ट्रैप करके रखता है, फंसा के रखता है, उसके बारे में भी बता देंगे। कैसे न्यूबॉर्न ऑक्सीजन बनता है, फिर ओजोन मज़ा आएगा देख के आपको। वेस्ट प्रोडक्शन बारे में बताएंगे, उसका सॉल्यूशन, वेस्ट कैसे बनता है, केमिकल वेस्ट, उसके बाद बायोलॉजिकल वेस्ट, उस वेस्ट को कैसे सॉल्यूशन के, सैनिटेशन के बारे में बता देंगे। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बता देंगे। 3R के बारे में बता देंगे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, उसके बारे में उस कॉन्सेप्ट को बता देंगे। सब्सटेंसेज जो है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो, उसका के बारे में आपको बताएंगे। मैग्नेटिक ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में बता देंगे। कन्वर्जेशन और जुडिक्शंस यूज द नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता देंगे। मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी मैग्नेटिक गलत पढ़ दिया तो उस टाइम। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बता देंगे। कोल एंड प्रोडक्शन, पेट्रोलियम कन्वर्सन के बारे में बता देंगे। उसके बाद एग्जांपल ऑफ पीपल्स का कैसा प्रिंसिपल कंजर्वेशंस है। उसके बाद बायोडैम क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्यों फॉरेस्टेशन कर रहा है, इसका एडवांटेज, लिमिटेशन, अल्टरनेटिव ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मतलब अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करिए, ये कोई बात नहीं है, बट आपको दूसरे तक ज़रूर भेज दीजिएगा। और नेक्स्ट जो हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का जो चैप्टर है उस जो टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्द, एक दिन के अंदर, अगले दिन नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। इससे रिलेटेड आपको बता देते हैं। यहाँ इस पे टॉपिक पे ये जो है इस पे लेक्चर आने वाला है। एक लेक्चर में पूरा लगभग कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, तो 3 लेक्चर में लाके आपको एकदम ग्रेट कॉन्सेप्ट देना, मतलब महान कॉन्सेप्ट देना, आपको प्रो लेवल का केमिस्ट बना देना है। तो आप लोग इस चैनल पे लगे रहिए और पढ़ते रहिए। और जो भी सजेशन हो, थोड़ा तेज इसलिए बोले क्योंकि समय कम है, बातें ज़्यादा बताना है, तो इसलिए थोड़ा तेज बोलना पड़े। बाय, लव यू, सी यू सून। और बस हम यही कहेंगे कि मेरे इस चैनल पे पढ़ने वाला हर बच्चा टॉपर बने, मेरे लिए यही खुशी का बात होगा। गुरु दक्षिणा अगर देना चाहते हैं तो साइंस में 99% ला के दे दीजिएगा। थैंक यू।